तो फील्ड ऑफ व्यू पढ़ रहे थे हम पिछली क्लास में, और दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी। सबसे जरूरी चीज अभी भी वही है, मैं फिर से बोलूंगा। एक होता है इमेज का फॉर्मेशन और एक होता है इमेज का दिखना। तो इमेज तो फॉर्म हो ही जाएगी अगर आपकी ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में मिरर रखा गया है उस प्लेन के सामने है, और कहीं पर भी है। एग्जैक्टली मिरर के सामने होना जरूरी नहीं है, बस उस प्लेन को इमेजिन करो, उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज तो बनेगी ही। दिखेगी या नहीं दिखेगी ये डिपेंड करेगा फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर। अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर लाई करता है तो फिर इमेज दिखती है ना। उसके बाद हमने देख लिए थे कुछ क्वेश्चंस जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो हुआ करती थी वो लाइन ऑफ मोशन ऑफ डिटेक्टर के ऊपर हुआ करती थी। यानी ओ को आप देखो वाई एक्सिस पे रखा है मैंने, और डिटेक्टर भी कहाँ मूव करता था, वाई एक्सिस पर ही मूव करता था। तो ऐसी सिचुएशन जब होगी तब क्या हो जाता है, सिंपली आपको कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देना होता है, डबल। जैसे 10,2 तो उसकी वाली लाइन ऊपर जाके कहाँ मीट करेगी, 10,0,4। इसमें किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन बच्चों को कोई डाउट भाई, जो कल पढ़ा था उसमें? नो सर। क्लियर है? चलो आगे लिख लो, सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस आ जाता है अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो और लाइन ऑफ मोशन ऑफ डिटेक्टर दोनों सेम ना हो, यानी ऑब्जेक्ट उस लाइन के ऊपर लाइन ना करे, तो फिर क्या होगा। जैसे इमेजिन करो ये केस, ठीक है। मान लो कि मैं बोल देता हूँ मिरर इस तरह से रखा गया है, ये आपका ओरिजिन है 0,0, डिटेक्टर इसी पे मूव कर रहा है इस तरह से, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रख दी गई है कुछ बीच में, जहाँ इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ, मान लो 5,0 है, ये हो गया 10,0 और ये हो गया 10,4। तो इस केस और जो पिछला केस आपने पढ़ा उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें डिफरेंस ये है कि पिछले केस में जो ऑब्जेक्ट हुआ करती थी तो वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई करती थी, तो मैं सिर्फ मिरर के एज के कोऑर्डिनेट्स देखता था और उन्हें डबल करके मुझे पता लग जाता था कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। क्या यहाँ पे आप डबल कर सकते हो? मैं करके दिखा रहा हूँ, तो एक तो आप लोग देख लो, ठीक है। बढ़िया बात, बढ़िया बात है। पहली लाइन की अगर बात की जाए, देख लो सभी लोग, पहली रे जो जाएगी वो इस तरह से जाएगी, जैसे ही मिरर पे टकराएगी अब क्या होगा, वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी तो घूमते हुए इधर इधर इधर, उसने वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया, यानी फील्ड ऑफ व्यू दिखना कहाँ से शुरू होगा, 0,0 से। फिर आप चेक करते हो आखिरी पॉइंट पे, ये मैंने इस तरह से भेजा, वो कुछ इस तरह से निकल जाएगी और यहाँ कुछ मीट करेगी। वही हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना। ये एंगल होगा थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। इस बार जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो सिमिलर है, इस बार वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो सिमिलर है। तो दोनों से आप tan थीटा लिखोगे, मैं मान लूंगा ये डिस्टेंस है कुछ y, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस तो आपको दी गई है 4 मीटर। अब सिंपली बड़े वाले ट्राइंगल से अगर आप tan थीटा लिखते हो तो वो आ जाएगा y अपॉन टोटल डिस्टेंस 10 इज इक्वल टू, छोटे वाले ट्राइंगल से देखो तो 4 अपॉन ये छोटी डिस्टेंस 5। यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 8। y की वैल्यू आपको मिल गई 8, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 12। तो आप क्या बोलोगे, कहां से कहां तक फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा हमारा 0,0 से लेकर 0,12। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? ज्योमेट्री
0,5.3 से 0,10। स्पीड है भाई उसकी, दर्पण के मामले पीछे नहीं है। जीरो कॉमा 16/3 से 0,10। यस तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्लास 12 में आगे सीखेंगे हम, है ना। तो ये सबसे ही होना चाहिए। आपसे ये नहीं होता है, नहीं आपको ज्योमेट्री नहीं आती, सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं। क्यों नहीं आंसर 5.3 में चला गया। सबका आ गया। देखो तो पहले नीचे वाले पे भेजूंगा मैं। अगर ये नॉर्मल वाला केस होता तो सीधे 0,4 हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है। तो आपको दो ट्रायंगल बनाने पड़ जाएंगे, है ना। ये आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये एक छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इसे बोल दो y कह सकते हैं। तो सीधे सीधे ये थीटा है, तो ये भी थीटा आ गया। सीधे क्या कह दूंगा, tan थीटा। ये होना चाहिए परपेंडिकुलर y, तो बेस है 10। छोटे वाले ट्रायंगल में ये हो गया 2 बाय 10 - 6, 10 - 4 यानी कि 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, दो तो ये था ही, 2 यूनिट्स तो था ही। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट हो गया 0,10/3 + 2 यानी 16/3।
यहां से फील्ड ऑफ व्यू शुरू हुआ होगा। फाइनल के लिए इस तरह से बनाना पड़ेगा, आखिरी वाले पे भेजेंगे रे, ये रे गई होगी इस तरह से, ये कुछ चली जाएगी ऊपर, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो गया, यहाँ से लाइन तो ऐसे ही आएगी, बस ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो टेन अल्फा अगर लिखोगे क्या कह सकते हो, ये डिस्टेंस में कह देता हूँ y2 है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ y2 अपॉन 10, ये होना चाहिए। अब ये टोटल हाइट, तो टोटल हाइट आपको कोऑर्डिनेट दिख रहा है 6 बाय बेस 6, तो y2 आ गया हमारे पास 10, यानी कहां से कहां तक, 6 + 10 16, तो 0,16। तो फील्ड ऑफ व्यू सीधे सीधे आपको मिल जाएगा 0,16/3 से लेके 0,60। ट्रायंगल है, तुम तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है क्या तुमने, जान निकल गई होगी ना तुम्हारी, समझ आ गया? नहीं, इतना सब ऐसा कौन होता है इसके लिए सवाल हुआ, एक ही बच्चा है सर, मुझे कम बच्चे मिले बेटा, तुम पहले हो जो कह रहे हो। नहीं, सॉल्व कर लिया मॉड्यूल तुमने, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मैथ्स में आएगा ना, SOT अभी वो नहीं है क्या? चलो, जब वो कर लिया तो सिमिलर ट्रायंगल तो क्या है। बताइए अगले वाले का, गर्मी क्यों लग रही है? पॉइंट चालू कैसे होगा, ये भी पॉइंट। बताइए फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद भी करना है क्या एक और क्वेश्चन, तो मैं ड्रॉ करूं पहले से, या ये बहुत होगा? ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं भाई, ये कौन कौन है? मिलन कुमार जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आदित्य, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसे करना चाहिए, बच्चों को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए जब ऑनलाइन में टीचर कुछ बोले, तो बच्चे भी कुछ बोले थे, टीचर को भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए ना फिर, पर हमें बोलना पड़ता है, तुम नहीं बोल सकते। है ना, मुंह पर करवा देना अगर, तो तुम लोगों को ठंड नहीं लगे। फिक्स है ना ये तो, हाथ से ऊपर कर दो फिर हो जाता है नीचे, नहीं ऊपर करना एक बार, नीचे कैसे हो जाएगा फिर, बस बैठ जाओ। बंद नहीं है, जा रही है हवा, ऐसे जा रही है तो पंखा नीचे भेजेगा। हम्म,
मान लेते हैं y है tan थीटा, तो ये हो गया y अपॉन बेस 10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, तो y आ गया हमारे पास 20/3। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी ये है 4। तो y कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ 4 + 20/3 32/3। यहाँ तक जा रहा है। ऊपर वाले मिरर के लिए हो गया 0,0 से लेकर 0,32/3। कोई दिक्कत क्या हो रहा है ये? कोई समस्या? नीचे वाले के लिए सबसे ऊपर ये ऐसे गया, ये फिर से बना, इसे कह दिया मान लो y2। ये डिस्टेंस आपको पता ही है कितनी है, 3। ये एंगल अल्फा कह दो, ये भी हो गया अल्फा, tan अल्फा लिख दो। ये हो गया y2/5 इज इक्वल टू दो, क्या आ जाएगा 3/1। यहाँ से y2 आ गया हमारे पास 15, यानी 0,-15 से और 3 वहां पे है ही, यानी कि 0,-18 से दिखना शुरू होगा और जाएगा कहां तक, तो उसके लिए नीचे वाला है ही। ठीक है, ये बीटा कह देते हैं, ये भी हो गया बीटा। तो लिख सकते हो tan बीटा, इसको कह देता हूँ y3। इस मिरर के नीचे y3 है, तो y3/5 इज इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस चाहिए आपको, कितनी हो गई है 4/1। y3 आ गया 20, 20 + 4 तो है तो 24। ठीक है, तो यहाँ y टोटल हो रहा था 18, यहाँ y टोटल हो रहा है 24। तो 0,-24 से लेकर 0,-8। इसमें दिखाने का मेरी तरफ से और ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। ट्रायंगल सिमिलर बनाने हैं और सॉल्व कर, बढ़ जाएंगे आगे। चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं, जो कि है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। मिनिमम लेंथ of mirror to see complete image. ऑब्जर्वर देखो देखो सब पता लगेगा। ये लो भाई, तो ये मान लो कि एक आदमी है। अच्छा, केस ए के लिए पहले मैं बात करूंगा, दो केसेस हैं। ठीक है, केस ए क्या है भाई? तो पहला केस है कि जो आदमी है, आईज आर द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, लोगों के आंख के ऊपर सर होता है, दिख रहा है आपको, आंखों के ऊपर भी सर होता है। हम जो केस मान के चल रहे हैं उस हिसाब से आंखों के ऊपर कुछ नहीं है। शरीर का सबसे ऊंचा पॉइंट आपका आंखें, यह आपका ग्राउंड हो गया। तो पूछा जाता है, पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि बताइए मिनिमम कितने लेंथ का मिरर मुझे चाहिए अगर मुझे इमेज बनानी है। तो क्या है, एच हाइट का मान लो आदमी है, मिनिमम कितनी लेंथ का मिरर चाहिए अगर मुझे इमेज बनानी है। तो इमेज बनानी है, कंप्लीट इमेज बनानी है,
कंप्लीट इमेज बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जवाब आ गए। h/2। तो जवाब है कि कोई भी फाइनाइट लेंथ का मिरर हो, इमेज तो पूरी बनी जाएगी। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ पहले, इमेज बनना और इमेज दिखना दो अलग अलग चीजें हैं। तो सवाल में क्या बोला गया इस पर जरूर ध्यान दें। मैंने पूछा इमेज बनाने के लिए अगर बहुत छोटा सा भी मिरर होगा सामने, तो मिरर के प्लेन से आगे पूरा आदमी है कि नहीं है, और कंडीशन यही थी कि कोई भी चीज अगर मिरर के प्लेन से आगे है तो उसकी इमेज तो बनेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी ये दूसरी बात है। तो बनने के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी फाइनाइट लेंथ का मिरर अगर है और वो आदमी के आगे है तो उसकी पूरी इमेज बन रही होगी। अब दिख नहीं रही है ये अलग बात है। तो ये चीज यहाँ पे लिख लो सबसे पहले तो, no matter how small the mirror is, the mirror is image is always formed complete, है ना, हमेशा कंप्लीट फॉर्म होगी। इट मे और मे नॉट बी, it may or may not be visible to the observer। तो जोर किस बात पे देना था, फॉर्म्ड पे, समझ आई बात। अब मैं बोलूं कि इसे अपनी पूरी इमेज देखनी है तो फिर क्या चाहिए होगा, कितनी लेंथ का मिरर चाहिए होगा, अब बोलो। h/2। अब सही है। तो h/2 आया कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ h/2 रट लेने से काम नहीं चलने वाला जीवन में, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सोच के देखो, आदमी की पूरी इमेज दिखनी चाहिए। कोई भी चीज आपको कब दिखती है, जब उससे रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंख में घुसे। अब देखो, आदमी की आंख के ऊपर आके कहीं से लाइट गिर रही होगी, मैं मान लेता हूँ सन है, सन से लाइट निकल के आंख पे गिरी, आंख से टकराने के बाद वो मिरर पे गिरेगी, मिरर से टकराने के बाद वापस जब आंख में जाएगी तभी तो आंख की इमेज दिखेगी। सूरज से सीधे आंख पे लाइट गिरने से आंख थोड़ी दिखने लग जाएगी, एक और रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि इस आंख पे सूरज से जो लाइट गिरी होगी वो आंख पे जब टकराई होगी और टकराने के बाद इस तरह से जाएगी और टकरा के अगर लौट आएगी, क्योंकि आई 0 है तो आर भी 0 है, तो इसको आंख दिखने लग जाएगी। अगर इसे अपना पैर भी दिखने लग जाए, यानी लोएस्ट पॉइंट भी दिखने लग जाए, तो क्या पूरा दिखा होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो लाइट रे पैर से निकले, सूरज से आई पैर पे टकराई, वो भी मिरर से टकरा के आंख के ऊपर ही जानी चाहिए। तो मिरर की कुछ लेंथ होगी, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मानता तो एल मानता, पर मैं कुछ नहीं मान रहा है। ये इस तरह से रे पैर से टकराई, मिरर पे टकरा के कहाँ जानी चाहिए भाई, आंख में। तो हम कह सकते हैं उसे अपनी पूरी लेंथ ऑफ इमेज दिखेगी। अब ये जो रे है ये कहाँ से आती हुई लग रही है, ये कुछ यहाँ से आती हुई लग रही होगी, ये वाली रे यहाँ से आती हुई लग रही होगी। तो इस तरह से एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा जो कि उसे पूरी तरह से दिख रही है। हाँ, ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये डिस्टेंस भी डी होगा, ये तो सबको रटा रहता ही है। अब बस हमें पता करना था कि मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी ऑब्वियसली थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस हो या एल मिनिमम जिसे मैं कहूँ लेंथ ऑफ द मिरर, वो कितनी होनी चाहिए, h/2। दिख रहा है। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर placed parallel to the observer of height h to see this complete image is h/2। कोई समस्या,
और ठंड लग गई। ये फौलादी इंसान है, इसको ठंड नहीं लगती। चलो, कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, मिरर कितना दूर होना चाहिए, इस पे कोई कंडीशन होगी? कहीं भी रहे पूरा दिख ही जाएंगे। जाके बिल्कुल मिरर से चिपक गए तो, बहुत दूर चले गए तो बहुत छोटा दिखेगा। ऐसे कैसे? आदमी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तो दिखेगा। खैर, अब ये तो बात अलग है, हमें तो मतलब इससे पूरी इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी ये बताओ। चाहे पास चलते जाओ। क्यों? अरे तो तुम्हारी इमेज तो 50 पे होगी ना जब तुम 25 पे हो गए। वो तो पीछे होती है ना। हाँ, तो बात यही है, डी की कोई कंडीशन नहीं होती। अगर h/2 लेंथ का मिरर है तो आप कितनी भी दूर हो आपको पूरी इमेज दिखेगी, इसलिए डी के बारे में हम कुछ नहीं लिख रहे। क्लियर? क्या है? हाँ, करके देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा इतना बड़ा। इसके लिए मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो मिल ही सकता है। सेम हाइट है तुम्हारी, लगती ज्यादा क्यों है तो? हाँ, नहीं तुम्हारी और तुम्हारी सेम है। नहीं, ऐसा नहीं, तो खड़े भी देखा है मैंने, ये अचानक टकरा ही गया था प्रोजेक्टर। h/2 क्या सब कुछ हमने समझ लिया यहाँ से? अच्छा, अगर h/2 से छोटा हुआ मेरा, मान लो कि h/4 लेंथ का ही हुआ, तो क्या होगा? पूरी इमेज नहीं दिखेगी। तो अब बोला जाएगा कि इमेज का कितना पोर्शन दिख रहा होगा, बोलो। h/4 पे कितना दिखेगा? h/2 पे दिखा पूरा, तो h/4 पे दिखेगा। अच्छा, अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल दूं कि इफ अ मिरर ऑफ लेंथ h/2 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, तो उसको अपनी पूरी इमेज दिखेगी। स्टेटमेंट सही है गलत है? डिस्टेंस में मेंशन नहीं कर रहा, तो बस कह रहा हूं कि उस मिरर को पैरेलल टू द पर्सन उसके सामने रखा गया है। सर डिपेंड करता है आईज टॉप मोस्ट पे है कि नहीं। क्या डिपेंड करता है बेटा? कि आईज टॉप मोस्ट पॉइंट पे है कि नहीं। आईज टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये दिया गया है। जो विचित्र आदमी है उसका सर के ऊपर आंखें हैं। तो देखो, उसमें एक समस्या है जो हमने यहाँ पे एड्रेस नहीं की, वो ये है कि अगर ये आदमी इस तरह से है, बिल्कुल सही, अगर इस मिरर को उठा के यहाँ रख दें, तो अब मुझे बताओ कि कोई भी रे जो आंख से निकलेगी क्या वापस आंख में जा सकती है? तो क्या उसे अपनी आंख दिख सकती है? उसे कुछ जमीन का पोर्शन दिखेगा, कुछ अपने, हाँ, पैंट दिखेगा ये कह सकते हैं, पर उसे अपनी आंख नहीं दिख पाएगी। तो क्या जरूरी है? पोजीशन मिरर की होना सही भी जरूरी है। तो मिरर स्टार्ट होना चाहिए कहाँ? h/i लेवल पे, और कहां तक जाना चाहिए? h/2। तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा लिखने से अच्छा एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, उसे ध्यान से सुनना। बेसिकली होता क्या है, एक रीजन होता है पर्टिकुलर जो कि इमेज फॉर्मेशन के काम में आता है। अगर कोई भी मिरर इस रीजन के अंदर रखा जाए तो जितना मिरर होता है उसकी डबल लेंथ की इमेज आपको दिखती है। ये रीजन शुरू होता है आई लेवल से, और ये आई लेवल से h/2 नीचे तक चलता है, क्योंकि वही बात है। बात समझ आ रही है? तो ये जो रीजन है इसे हम कह देते हैं हमारे लिए यूजफुल रीजन एक तरह से, और ये काम आता है इन इमेज फॉर्मेशन में। तो सब आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो क्या लिखा जाए? अरे बोलो इंग्लिश। कंप्लीट फॉर्मेशन तो वैसे भी फॉर्म हो रही है। इन मेकिंग द इमेज विजिबल, ये लिख सकते हैं, मेकिंग द इमेज विजिबल। आप बस ये याद रखो कि अगर लेंथ ऑफ मिरर इन विजिबल रीजन, या इन यूजफुल रीजन लिख देते हैं इसे, इज L, तो लेंथ ऑफ इमेज विजिबल कितनी होगी? लेंथ ऑफ इमेज विजिबल
ये होगी 12। यही जरूरी पॉइंट है, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ लिख लेना यूजफुल रीजन starts at eye level यही चीज काम आती है हमारे पास। इसके अलावा आई लेवल से ऊपर जितना भी मिरर होगा वो यूजलेस होता है, वो आपको कभी भी इमेज दिखाने नहीं वाला किसी चीज की। सिमिलरली h/2 के नीचे जो भी मिरर होगा वो भी कभी आपको इमेज नहीं दिखाने वाला। तो कोई कितना भी बड़ा है, ऐसा थोड़ी है हम 1 मीटर के हैं, मिरर 2 मीटर का तो हमें 2 मीटर दिख जाएगा, ऐसा थोड़ी है। मिरर तो कितना भी बड़ा कर दो उससे फायदा नहीं है। सिर्फ कौन है जो कि आपको इमेज दिखाता है? ये वाले रीजन के अंदर जितना मिरर है, ठीक है ना। तो फटाफट लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो 5 के कुछ टुकड़े हैं और हर एक टुकड़े के बीच का गैप भी मैंने आपको दिया है और मिरर की लेंथ भी दी है। तो उसे अपनी इमेज का कितनी लेंथ टोटल विजिबल होगी ये आपको बताना है। करने का तरीका वही, अपना रीजन इमेजिन करो और देख लो उसमें टोटल कितने मिरर की लेंथ आ रही है। करोगे नहीं? लिखोगे नहीं? लिख लो पूरा चैप्टर हो जाएगा, तुम लिखोगे नहीं। बहुत सिंपल होती है ये सारी चीजें, प्लेन मिरर है क्योंकि इनमें क्या ही है। पॉइंट 8 मीटर। और कोई सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ इमेज visible to the man। वन मीटर। 1 मीटर पक्का, बीच में खाली कांच भी है। सब लोग ट्राई कर लो फटाफट। सर 1 मीटर। 1 मीटर 0.8 और 1 में कंफ्यूजन है लोगों को। सर 1 मीटर। हाँ भाई, तो अपना यूजफुल रीजन शुरू तो होगा इसकी आंखों से, जो कि 1.2 मीटर की हाइट पे है, ठीक है भाई। और वहां से आधा यानी h/2 तक, यानी ऊपर से 0.6 मीटर तक काम का है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे से 0.6 मीटर तो यूजलेस है, ठीक है ना।
नीचे से 0.6 मीटर यूजलेस है, तो 0.6 मीटर यानी यहाँ कुछ लाई करेगा वो। कुछ यहाँ लाई करेगा ना, अरे बोलो भाई, 0.6 मीटर तक लाई करेगा। इसका 0.6 वेस्ट हो गया, इसका कितना काम में आ रहा है, इसका 0.1 काम में आ रहा है, ये हो गया 0.7 तक, 0.8 तक भी कुछ नहीं है, फिर ये पूरा ही अंदर आ गया तो ये अपने काम आ रहा है, फिर ये 0.1 तक कुछ नहीं है, इसका 0.2 आ पाएगा क्या, क्योंकि देखो खत्म हो गया, 0.7 0.8 1 1.1 1.3 तक नहीं जा सकते, सिर्फ 1.2 तक जा सकते हैं, तो इसका भी 0.1 काम आया। तो 0.1 ये 0.1 ये और 0.2 ये, कितना मिरर यूजफुल है 0.4, तो लेंथ जो होगी वो 0.4 इंटू 2 0.8 मीटर होगी। चलो समझ आया। तुमने क्या ऊपर वाला भी ले लिया होगा शायद, वो पूरा नहीं है, उसको टॉप मोस्ट पॉइंट भी तो देखो ना। अरे ये सब मुश्किल नहीं है यार, बस देखनी तो है कौन सा कहाँ लाया कर रहा है। और एक किसी को जरूरत लग रही है, बोलो, शर्माने की बात नहीं है, वरना तुम बोलो एक ही क्वेश्चन कराया था। नहीं मूव नहीं करा रहे, बस ऐसे ही रहेगा सवाल, इतना ही। क्लियर है। केस बी पे चलें। केस बी, सर एक और केस बी होता क्वेश्चन है करवा दीजिए। तो बेटा सर एक और क्वेश्चन। करा देते हैं, बिल्कुल। केस बी हटा दो, केस ए पे ही सवाल है एक और। ये अपना 2 मीटर का आदमी, ये उसके सर पे आंखें, और ये रहा आधा मीटर का मिरर, फिर 0.3 मीटर का सन्नाटा, कुछ नहीं है यहाँ, फिर 0.4 मीटर का मिरर, कितना हुआ 1.2, फिर 0.4 मीटर कुछ नहीं है, फिर 0.5 मीटर का कांच। बताइए लेंथ ऑफ इमेज विजिबल। मीटर 1.4 मीटर। नहीं 1.2 बोले 1.2। ये देख लिया करो पहले नीचे से कितना फालतू है, और देख लिया करो ऊपर से कितना फालतू है, फिर देख लो बस बचा हुआ रीजन। तो ये हो गया आई लेवल, टोटल 1 मीटर तक नीचे काम का रहेगा, ठीक है। तो नीचे से 1 मीटर तक वेस्ट है, ये 0.5 तो फालतू हो गया, 0.8 0.2 आधे तक आएगा, क्योंकि 1 मीटर तक कोई काम का नहीं था, तो इसका 0.2 अंदर है। ये यहाँ तो खाली जगह कितना हो गया 1.6 और 0.4 ही बचा है, हालांकि कांच 0.5 है पर हमारे काम का सिर्फ 0.4 ही है, तो टोटल अंदर कितना 0.6 मीटर यूजफुल रीजन के अंदर आया, तो 2 इंटू 0.6 1.2 मीटर। क्लियर है। आइए केस बी पर।
नहीं बेटा, eyes are not the topmost point. अरे पेट में थोड़ी होंगी आंखें, बीच मतलब चेहरे के बीच में हो सकता है। चलिए, अरे जल्दी, टाइम पास नहीं, तो आदमी बना दो। ये हो गया भाई आदमी, हाइट है इसकी h और आंखें इस बार नीचे है, मान लो आंखें सर से x डिस्टेंस नीचे है। इस बार कितना चाहिए होगा? h/2 ही चाहिए, तुम तो अटक गए हो एक ही चीज। चलो देख लेते हैं कितना चाहिए होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, इस बार आंखें देखना ही इंपॉर्टेंट है टॉप मोस्ट पॉइंट? नहीं, सर भी दिखना चाहिए। तो सर से जो लाइट टकरा के आए, कुछ यहाँ टकराएगी और जानी चाहिए आंख में, कोई दिक्कत? आखिरी में पैर से जो लाइट आए टकरा के वो भी जानी चाहिए आंख में। दिख गया पूरा आदमी, है कि नहीं? ये बना लेते हैं भाई थीटा थीटा, तो फिर से समझ आ रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो ये मिरर की कितनी लेंथ हमारे काम आई है? ये आई लेवल है पहले तो, ये हो गया आपका आई लेवल। आई लेवल से कितना ऊपर का मिरर हमारे काम आया? ये मिरर काम आया x/2 लेवल, उसके ऊपर जो है वो कोई काम का नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से वही, यहाँ हम देख सकते हैं ये जो लेंथ काम आई वो आई h - x/2, है कि नहीं? तो लेंथ ऑफ मिरर जो काम आ रही है वो भी h - x/2 प्लस x/2, यानी कि h/2। इसमें तो कोई बदलाव नहीं है भाई, लेंथ ऑफ मिरर तो अभी भी वही चाहिए। तो अंतर किस चीज का है? अंतर है पोजीशन, कहाँ रखा गया है मिरर। इस बार यूजफुल रीजन क्या आई साइड से ही है? नहीं, आई साइड से, आई लेवल से x/2 ऊपर और वहां से h - x/2, तो इस तरह याद रख सकते हो। अब बेटर तरीका मुझे ये लगता है कि हमेशा ये कर लेना चाहिए कि आदमी के पैर जो हो, ग्राउंड जो हो, उससे h - x/2 ऊपर से आपका रीजन शुरू होता है और वहां से h/2 और, क्योंकि टोटल लेंथ तो आपको पता ही है यूजफुल रीजन की कितनी होने वाली है, h/2 होने वाली है। हमेशा क्या होता था जब आंखें एकदम टॉप पे होती हैं, तब ग्राउंड से h/2 ऊपर से यूजफुल रीजन शुरू होता है और h/2 तक। बात समझ आ रही है? यहाँ पे बस h - x/2 से शुरू होता है और उससे h/2 और ऊपर तक। अब आपकी श्रद्धा है कैसे याद रखना है, मैं बस यहाँ लिख देता हूँ। यूजफुल रीजन सिंपली क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स h - x/2 above the ground and extends h/2 above it, उससे h/2 और ऊपर। बाकी मेरे तो हमारे काम नहीं आ रहा है इमेज देखने, नो डाउट। करेक्ट क्वेश्चन? कैसा लग रहा है चैप्टर? बहुत ज्यादा नहीं है, डर लगना चाहिए क्योंकि इतना आसान कैसे हो सकती है कोई चीज? इतना ही आसान है पूरा चैप्टर, बस बहुत ही लंबा चैप्टर।
चलता रहता है, चलता रहता है। प्लेन मेरे भी चलाया जा रहा है, वैसे अभी तो 2 ही क्लास नहीं, 2 क्लास और चले। वो सब तो आसान है, मुश्किल इसमें जो होगा ना वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब हो जाता है तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। टफ इसमें कुछ भी नहीं होता, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है इसमें हमेशा। जब वो 1/, में आती है ना कैलकुलेशन, आधी दुनिया वहीं लौट जाती है। 1/30, और सुंदर भी नहीं देते हो, 1/13 आ रहा होगा, 1/18 आ रहा होगा। आधे लोग एलसीएम ही नहीं ले पाएंगे, छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं यार, इसका कौन करेगा। हो गया, चलो क्वेश्चन कर लेते। तो ये 1.6 मीटर का आदमी और उसकी आंखें कितने नीचे करनी है? 10, 20 कर लेते हैं, चलो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 0.4 मीटर, ये 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 0.1 मीटर, बताइए। फायदा नहीं हो रहा है कुछ, इससे क्या होगा, संभावना गलत होने की है ना, उतनी देर में पेन से जल्दी हो जाएगा। एग्जाम में भी यही अगर रहा तो फिर इससे लॉस होता है ना। क्यों करना है, कौन देख रहा है कि हम मन में कर रहे हैं या पेन से कर रहे हैं? पेन से करो ना, श्योरिटी रखो। 0.8 अच्छा, इमेज तो बनेगी तो हमेशा ही दिखेगी, पूरी दिखेगी। तुम कह रहे हो 1.6 दिख जाएगी। तुम लोग एक दिन ऑनलाइन थे और मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुरंत लीविंग लिखता हुआ आता वहां पे। यार इतना स्पष्ट मत भागा करो ना, कह दो माइक खराब है, समझ नहीं आ रहा है। लीविंग मैं देख रहा हूँ सीधे, मैंने ही नहीं पूरी क्लास ने देखा था। ये लड़के तो पढ़ते भी हैं, ये भी लीविंग कर दिया उसी इंस्टेंट पे। संभावना काफी कम है, आगे थे तो अलग बात है। हाँ मैं कुछ पूछ रहा था, समझ आया कि क्या? काफी लोगों का आंसर आ गया है वैसे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो ग्राउंड से कितना ऊपर से आपका यूजफुल रीजन शुरू हो रहा होगा। तो h माइनस एक्स बाय 2 अगर मैं करूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल जाएगा 1.6 माइनस 0.2 बाई 2, यानी कि 60 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 60 सेंटीमीटर ग्राउंड 70 सेंटीमीटर से आपको दिखना शुरू होगा। तो ये 40 सेंटीमीटर फालतू चला गया, ये 0.6, इसका कितना काम आएगा? 0.1 इसका वेस्ट हो जाएगा नीचे का, तो इसका यूज आया 0.2। अच्छा इसमें कहा कितना और ऊपर जाना है? तो h/2 और ऊपर जाना है, यानी कि
1.6 का आधा 0.8, 80 सेंटीमीटर और ऊपर तक जा सकते हैं हम, है ना। तो ये 0.2 हो गया, 0.3 ये पूरा ही आ गया अंदर, है ना। 1.8 तो कहीं ऊपर आएगा। बात समझ आ रही है कैसे किया जाता है? तो लेंथ को सिंपली मैं कह दूंगा 0.2 यहाँ, 0.2 यहाँ, 0.4, बोलिए कोई डाउट और करना है? ऐसे ही बस कांच ऊपर नीचे करते रहेंगे और कुछ थोड़ी। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ऑनलाइन वाले बच्चों भाई बता देना अगर डाउट वाउट हो रहा हो तो। लीविंग से Yes. अच्छा ऑप्शन है, लीव करके फायदा नहीं है। चलो 2 मीटर का आदमी, अरे आधा मीटर नीचे इसकी आंख, ये ठीक है। तो ये ले लेते हैं, यह है 0.8 मीटर का, पॉइंट 2, हमेशा वो नीचे वाली लाइन और हाईएस्ट लाइन को ड्रॉ कर लिया करो और देख लिया करो ग्राउंड से कितनी कितनी डिस्टेंस है। तो बस मिरर की डिस्टेंस ही तो देखिए, ऊपर से 35 तो स्टार्ट करेगा h माइनस एक्स बाई 2, यानी कि 2 माइनस 0.5/2, यानी कि कितना 75 सेंटीमीटर से शुरुआत होगी। 75 सेंटीमीटर कुछ यहाँ लाई करेगा ऐसे, समझ आया? तो यहाँ से 75 सेंटीमीटर, तो इसका कितना काम आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे कितना और ऊपर तक h/2 और ऊपर, यानी 1 मीटर और ऊपर। बात समझ आ रही है? तो वो कितना हो जाएगा 1 मीटर और ऊपर, ये टोटल ये 1 मीटर होगा। ऐसे लिख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा हो गया 175 मीटर, यानी 75 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर के बीच जो कुछ भी आ रहा है वो हमारे काम का है। अब देख सकते हैं ये अपना हो गया 1 मीटर तक इतना ही काम आया, 1.2 मीटर तक पूरा काम आ गया, 1.6 मीटर तक कुछ नहीं, ठीक है ना। 1.6 से कितना और काम आएगा 0.15, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया 0.5, लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.4, 0.8 मीटर। मुश्किल नहीं है, जिनको दिक्कत हो रही हो एक बार घर पे दोबारा देखना, समझ आ जाएगा।
क्लियर है? तो ये थे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पे क्वेश्चन मेंस में आने की संभावना बहुत हाई रहती है। पहला रहता है फील्ड ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन जो हो जाते हैं, है ना, स्पेशली टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, बस ऐसे हॉरिजॉन्टल डायग्राम कर देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और दूसरा होता है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर वाले क्वेश्चन, यानी कितनी मिरर की लेंथ रखी जाए ताकि कितना कितना दिख सके, ये सब। ठीक है, एक टॉपिक और है जिसके क्वेश्चन बहुत पहले आ चुके हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है लैटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। तो जैसे कि हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा, आप मिरर के सामने अगर खड़े हो और आपने राइट हैंड में फोन पकड़ रखा है, तो आपकी इमेज किस हाथ में फोन पकड़ती है? लेफ्ट। इसी चीज को कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन। तो बहुत पहले AIEEE में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते थे कि मान लो कोई टर्म लिखी गई है जैसे कि ए, तो उसकी मिरर इमेज क्या दिखेगी? इस चीज को कहा जाता है मिरर इमेज। ठीक है, तो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज क्या है? मिरर इमेज। ठीक है, मान लो लिखा हुआ है पी, तो उसकी 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 मिरर इमेज क्या होगी? उल्टा पी। कैसे हो जाएगा? कैपिटल पी का उल्टा स्मॉल क्यू? कोई लॉजिक है इसका? तो ये कहलाती है मिरर इमेज। ठीक है ना। अब एक और टर्म वो यूज करते हैं जिसे कहते हैं वाटर इमेज। इसमें भी आता है वाटर इमेज का मतलब ये हो जाता है कोई चीज पानी में अगर आप देखो तो कैसे दिखेगी। तो जैसे कि ए है हमारे पास, तो आप बस ये मान लो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल मिरर है, तो इसकी इमेज कैसी बन जाएगी? हो जाए आपके पास अगर पी है तो कैसा बन जाएगा? तो बी। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये दूसरा छोटा सा टॉपिक आ गया। तो पहला क्या हो गया आपका? मिरर इमेज। दूसरा हो गया वाटर इमेज। तीसरा जो टॉपिक आता था इसी से रिलेटेड वो आता था एनालॉग क्लॉक का टाइम। इसमें क्या करते थे कि घड़ी में इतने बज रहे हैं, बताओ उसकी मिरर के अंदर जो इमेज है उसमें कितने बज रहे होंगे, या हम मिरर में देख रहे हैं इतने बजे हुए दिख रहे हैं, तो बताओ असली दुनिया में कितने बज रहे होंगे। इसके लिए जो क्लॉक ली जाती है वो काफी गरीबी वाली क्लॉक है, उसमें नंबर नहीं है। ठीक है ना, उसमें बस ये लाइनें बना दी गई हैं कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसमें 3 कांटे हैं। ठीक है, तो किसी भी समय अगर मान लेते हैं ये क्या बज रहे हैं? 3। ये हमारी वॉल क्लॉक है, तो मिरर यहाँ लगा दिया तो क्या बच जाएंगे वहां? 3 के उधर चला जाता है, इधर चला जाएगा। 3 लिखा ही नहीं है ना, नंबर लेस है ना। कहा तो एकदम गरीबों वाली कांटे दिख रहे हैं तुम्हें बस, तो तुम क्या कहोगे कि भाई ये है वॉल क्लॉक इमेज। वॉल क्लॉक इमेज, इसे देख के कोई अगर कहेगा कि 3 बज रहे हैं, तो इसे देख के कोई कहेगा मान लो मुड़ नहीं पा रहे किसी वजह से। ठीक है, तो अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइम हो तो मान लो कोई कहेगा आपसे 8:30 हो रहा है, तो इमेज में कितना दिखेगा? कुछ लोग कहेंगे 4:30, कुछ लोग कहेंगे 3:30, और यही बहस हमेशा चली आई समय से। क्या दिखेगा बताओ? 4:30। 4:30। घड़ियां सब लटकी देखना।
और फिर मान लो कि कोई कहे कि मान लो 8:23 और 16 सेकंड हो रहे हैं। अब इमेज में क्या दिखता है? तो इसमें करना आपको कुछ नहीं होता। आपको क्या करना होता है, 11:59 और 60 सेकंड, जो कि क्या होते हैं 12, ठीक है ना। इससे अपने टाइम को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 8:30 पहला वाला अगर कर लें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 60 सेकंड, यहाँ से मिलेगा 29 और यहाँ से बचेगा 3। तो 3:29 और 60 सेकंड यानी कि 3:30। तो घड़ी में 3:30 दिख रहा होगा। सिमिलरली कोई कह देता कि इसके लिए तो हम क्या कर देंगे, यही आर मिनट और सेकंड 11:59, 60 में से आप माइनस कर देते 8, 23 और 16 को, तो यहाँ कितना बचेगा 44, 3:36 और 44 सेकेंड। ठीक है, तो सीधे सीधे बस क्या लिख लो, सब्ट्रैक्ट द टाइम, सब्ट्रैक्ट द टाइम फ्रॉम 11:59, 60। तो ये थोड़ी हाँ, ये मेंस में आए इस तरह के सवाल बहुत पहले पर वो AIEEE जब हुआ करता था, जब लोगों को कोचिंग नहीं थी। तो मुश्किल है ना, अपने आप करना तो मुश्किल है भाई। अगर जिंदगी में तो आदमी बैठा रहेगा ना यार, कैसे बज रहे होंगे, और सेकंड दे देगा तो छोड़ ही देगा ना, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सवाल है। तो ये थे 3 सिंपल टॉपिक्स जो बहुत ही सिंपल है, 3 बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है। अगली क्लास में इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, जिसमें आता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्स कितनी बनेंगी। फिर अगर आप मिरर को घुमाने लग जाओ, इंसिडेंट रे को घुमाने लग जाओ, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी स्पीड कितनी होगी, ये सब सवाल आएंगे। ठीक है ना, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये बहुत ही हलवा था, इसलिए मैंने पहले करा दिया। ठीक है, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान आपको सिर्फ किस पे देना है, फील्ड ऑफ व्यू और लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म। ठीक है, FR03 में यहीं तक हुआ है, तो यहीं तक करेंगे अपन भी।